मैंने अपने चाचा के साथ मिलकर समुद्री खाने का थोक कारोबार शुरू किया। एक साल में हमने 2.85 मिलियन युआन का शुद्ध मुनाफा कमाया। साल के अंत में जब मुनाफा बांटा गया तो उसने मुझे सिर्फ 1,20,000 थमा दिए। दुकान उसकी थी और शुरुआती पूंजी मैंने लगाई थी। तुमने मेहनत की है, 1,20,000 कम नहीं है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने वो पैसे जेब में रख लिए जो उसकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। वो सोचता था कि मैं बेवकूफ हूँ और हमेशा के लिए उसकी सस्ती मजदूरी बना रहूंगा। उसे नहीं पता था कि उसी पैसे से मैंने सामने वाला बड़ा कोल्ड स्टोरेज सीधे किराए पर ले लिया। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ते देख मैंने शटर गिरा दिया। चाचा, अब से हम दोनों अपने अपने रास्ते। कहते हैं उस रात वो सुबह तक दुकान पर बैठा रहा और लगातार कैलकुलेटर चलाता रहा। साल का आंकड़ा 2.85 मिलियन था। एक साल में 365 दिन होते हैं। हम दोनों बारी बारी से काम करते थे और बिना रुके समुद्री टैंकों की निगरानी करते रहते थे। कुल कारोबार 5 मिलियन से ज्यादा था। शुद्ध मुनाफा करीब 2.9 मिलियन था, कुछ हजार कम करके। 2.85 मिलियन का आंकड़ा सही है। दुकान मेरी थी, पूंजी मैंने लगाई थी और बड़े होटल्स से संबंध भी मैंने ही संभाले थे। तुमने सिर्फ मेहनत की। उसने मेरी तरफ देखा और आगे कहा, मुझे ऐसे मत देखो। अगर बाहर से हेल्पर रखता तो 10,000 महीना ज्यादा से ज्यादा देता। ऊपर से खाना, रहना और सोशल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती। ये 1,20,000 तुम्हारी बचत है, कम नहीं है। गिसावट, डिप्रिसिएशन और पेमेंट मैनेजमेंट को छोड़कर साल भर में सिर्फ पुराने रेफ्रिजरेशन मशीनों की मरम्मत में ही मैंने 30,000 से ज्यादा खर्च किए। वो सही कह रहा था। दुकान और पूंजी उसकी थी, लेकिन उन 2.73 मिलियन में से कितने मेरे पसीने और मेरी आंखों की नींद खोकर कमाए गए थे, उसने कभी ये हिसाब नहीं लगाया। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। ज्यादा मत सोचो। नए साल के पहले दिन पोर्ट पर अच्छी कीमत में प्रीमियम लॉबस्टर का एक लॉट आएगा। सुबह जल्दी घाट पर जाना। मैं घर नहीं गया। मेरे पास 1,20,000 युआन थे। मुझे डर था कि मेरी माँ पूछेगी कि इस साल चाचा के साथ कितना कमाया और कैसे बांटा। मेरे पास समझाने का कोई तरीका नहीं था। 328 युआन रोज। जब साझेदारी शुरू हुई थी उसने मुझसे कहा था, अरे हम परिवार हैं, मुनाफा बराबर बांटेंगे। जहाँ मैं खाऊंगा तुम भी खाओगे। नए साल से पहले उसने कहा था बराबर बांटेंगे। नए साल के बाद कहा कि मैंने सिर्फ मेहनत की। मैंने उस आंकड़े को काफी देर तक देखा। क्या यही मेरी सारी मेहनत की कीमत है? क्या उसने नहीं कहा था कि दुकान उसकी है तो फिर मेरी अपनी दुकान होगी? मैंने मार्केट के लीज सुपरवाइजर को फोन किया उस 500 वर्ग मीटर वाले बड़े कोल्ड स्टोरेज के लिए जो सामने था। किराया और डिपॉजिट मिलाकर सिर्फ 1,20,000 लगता था। मैं नीचे के सभी छोटे ग्राहकों को पहले से ही अच्छे से जानता था। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नए साल से पहले शुरू कर सकता था। उसी रात मैंने सुपरवाइजर की मेज पर पैसे रख दिए। हमने उसी रात कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जब कोल्ड स्टोरेज की चाबियां मेरे हाथ में आई मुझे समझ आ गया कि अब मेरी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है। नए साल के पहले दिन सुबह 4 बजे घाट पर हवा बेहद ठंडी थी। मैं सामान्य से 2 घंटे पहले पहुंच गया। जब जहाज का कप्तान किनारे लगा मैं उसके पास गया। ओल्जैन, मुझे ये पूरा लॉबस्टर का लॉट चाहिए, कैश में तुरंत पेमेंट करूंगा। कप्तान हैरान रह गया। अरे तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बताया नहीं? मैंने तुरंत कैश का बंडल निकाल लिया। अब मैं अपने दम पर काम करता हूँ। मैं 5% ज्यादा कीमत दूंगा। इंस्पेक्शन और लोडिंग में खुद संभालूंगा। तुम्हें 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कप्तान ने मेरी तरफ देखा और कुछ सेकंड चुप रहा। जब मेरा चाचा घाट पर पहुंचा प्रीमियम लॉबस्टर का लॉट पहले ही मेरे रेफ्रिजरेटेड ट्रक में लोड हो चुका था। वो खाली घाट पर खड़ा रह गया, चेहरा सफेद पड़ चुका था। अरे इसका क्या मतलब है? मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया। चाचा, आपने खुद कहा था ना हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से। हैप्पी न्यू ईयर। मैं अच्छे तरीके से शुरुआत करना चाहता था। गाड़ी चल पड़ी और रियर व्यू मिरर में चाचा की परछाई धीरे धीरे छोटी होती गई। मुझे समझ आ गया कि मेरे और उसके बीच का टकराव अब हमेशा के लिए तय हो चुका है। मैं लॉबस्टर को कोल्ड स्टोरेज में ले गया और पूरी रात उसे छांटता रहा। माल की क्वालिटी बहुत शानदार थी। हर एक का वजन 750 ग्राम से ज्यादा था और उनके पंजे भरे हुए थे। काम खत्म करने के बाद मैंने मार्केट के रिटेलर ग्रुप में मैसेज भेजा। आधे घंटे से भी कम समय में 10 से ज्यादा लोग कोल्ड स्टोरेज के सामने इकट्ठा हो गए। ये सभी वो कॉन्टैक्ट्स थे जिन्हें मैंने पूरे साल में बनाया था, जिनकी मैंने मदद की थी और मुझे हर एक एहसान याद था। माल चेक करने के बाद रिटेलर्स ने अपने ऑर्डर दिए। मैंने मार्केट प्राइस पर बेचा, ना कोई ओवरचार्ज ना स्टॉक छुपाना। 2 घंटे में पूरा लॉबस्टर का लॉट बिक गया। मुझे 43,000 का शुद्ध मुनाफा हुआ और मेरी पहली इन्वेस्टमेंट वापस आ गई। एक्वाटिक कोल्ड स्टोरेज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। सुबह 10 बजे मुझे चाचा का फोन आया। मैंने नहीं उठाया। उसके तुरंत बाद मार्केट में अफवाहें फैलने लगी। ए ने अपने चाचा से लड़ाई कर ली और अपना खुद का स्टॉल खोल लिया। चाचा ने धमकी दे दी, जो भी ए के साथ बिजनेस करेगा भविष्य में उससे माल लेने के बारे में भूल जाए। चाचा को नाराज करके इस मार्केट में कैसे जिंदा रहे? दोपहर से ही रिटेलर्स ने कॉल करके अपने ऑर्डर्स कैंसिल करने शुरू कर दिए। सब जल्दी जल्दी बात कर रहे थे, कह रहे थे घर में दिक्कत है और अभी माल नहीं लेंगे। मुझे समझ आ गया क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा और सारे एडवांस पूरे वापस कर। दोपहर 3 बजे मेरा चाचा मार्केट के कुछ पुराने स्टॉल मालिकों के साथ आया और मेरी कोल्ड स्टोरेज के गेट पर खड़ा हो गया। मुझ पर उंगली उठाकर मुझे एहसान फरामोश का बोला कि उसने मुझे गांव से निकाला, अपने हाथों से बिजनेस सिखाया और मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। लोग हमारे आसपास इकट्ठा होने लगे, सब तमाशा देखने आए थे। मैंने उससे 1,20,000 युआन के बारे में बहस नहीं की, बस शांत होकर पूछा उसे क्या चाहिए। चाचा कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर आखिर में धमकी दी कि जहाज के कप्तान और बड़े ग्राहक मेरे साथ डील करने की हिम्मत नहीं करेंगे और कहा कि मैं बंद होने का इंतजार करूं। फिर मुड़कर चला गया। बाकी स्टॉल वाले भी उसके पीछे पीछे चले गए और भीड़ धीरे धीरे छट गई। फुसफुसाहट रुक नहीं रही थी। मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा उसकी पीठ को बिना किसी भाव के देख रहा था। मैं इस मार्केट में 1 साल से लड़ रहा हूँ। कौन सा जहाज कब आता है, किस रिटेलर को क्या माल चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा पता है। मेरा चाचा सोचता है कि वो मेरी जिंदगी कंट्रोल करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली रिश्ते मेहनत से बनते हैं, धमकियों से नहीं चलते। उस रात मैंने अपना
अपना बोर्ड लगा दिया, होलसेल एक्वेटिक प्रोडक्ट्स आईजी। ये 5 बड़े अक्षर सीधे चाचा के स्टॉल की तरफ देख रहे थे, रात की रोशनी में चमक रहे थे। मैंने मार्केट के गेट पर एक नोटिस भी लगा दिया, ऑपरेटर की भर्ती के लिए, सैलरी 12,000 महीना, खाना रहना और सोशल सिक्योरिटी शामिल। अच्छा काम किया तो साल के अंत में बोनस भी मिलेगा। अगली सुबह श्याओलिन नाम का एक लड़का जॉब के लिए आया। वो अभी अभी अपने गाँव से काम की तलाश में आया था और उसकी आंखों में वही चाहत थी जो सालों पहले मेरी। मैंने उसके हाथ देखे, कठोर मेहनत के निशान थे। वो मेहनत सहने वाला इंसान था। मैंने उसे तुरंत रख लिया और कहा कि दोपहर से काम शुरू कर दे। श्याओलिन के जाने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज में इन्वेंट्री चेक करता रहा। रेफ्रिजरेशन मशीनें गूंज रही थी, तापमान -5 डिग्री पर स्थिर था। मैंने सामने चाचा का स्टॉल देखा, वो रोशनी से भरा था, लोग आ जा रहे थे। देखने में बहुत अच्छा बिजनेस लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे बिना वो पुरानी मशीनें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। पिछली गर्मियों में जब बहुत गर्मी थी, वो सिर्फ हिसाब किताब जानता था, सिर्फ रिश्ते संभालना जानता था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग पोर्ट के कप्तानों के नंबर थे जो मैंने इस 1 साल में बनाए थे। मेरा चाचा सोचता है कि लोकल सप्लाई काटकर मुझे खत्म कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और सिर्फ एक ही बंदरगाह नहीं है। कोल्ड स्टोरेज के बाहर रात हो गई। मैंने शटर बंद किया और ताला लगा दिया। कल सुबह 3 बजे मुझे 200 किलोमीटर दूर नानगन पोर्ट जाना है, जहाँ एक कप्तान ने मेरे लिए फ्रेश फिश का एक लॉट रोक कर रखा है। ओपनिंग के तीसरे दिन मेरी माँ आई। वो कोल्ड स्टोरेज के सामने थर्मस लेकर खड़ी थी। उसके बाल नए साल से ज्यादा सफेद लग रहे थे। मैं श्याओलिन के साथ माल गिन रहा था और उसे देखकर लगभग अकाउंट बुक गिरा दी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस थर्मस टेबल पर रख दिया। उसमें मेरी पसंदीदा रिब सूप थी। उसने चारों तरफ देखा, ये 500 वर्ग मीटर का कोल्ड स्टोरेज और दीवार पर लगा आईजी का बोर्ड। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने श्याओलिन से कहा काम जारी रखे और माँ के लिए कुर्सी खींच दी। वो काफी देर तक चुप बैठी रही। फिर आखिर में पूछा, क्या सच में मेरा चाचा से झगड़ा हुआ है? मैंने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद माँ ने आह भरी और कहा कि कल चाचा घर आया था। वो मेरे सामने 2 घंटे तक रोया। कह रहा था कि मैं एहसान फरामोश हूँ। कह रहा था कि मेरे साथ 1 साल मेहनत करने के बाद मैंने उसका बिजनेस छीन लिया और उसकी सप्लाई रोक दी। कह रहा था कि मैं उसे बर्बाद कर रहा हूँ। माँ ने कहा, तुम्हारे चाचा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मनाऊं कि तुम ये कोल्ड स्टोरेज उसे ट्रांसफर कर दो और वापस उसके साथ काम करो। वो वादा करता है कि तुम्हारा बोनस बढ़ा देगा, तुम्हें साल के 2 लाख युआन देगा। ये सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, बस दराज से एक फाइल निकाली और माँ को दे दी। उसमें पूरे साल का मेरा काम रिकॉर्ड था। हर खरीद की रसीद, हर रिपेयर का बिल, हर कलेक्शन कॉल का रिकॉर्ड और साथ ही रेफ्रिजरेशन मेंटेनेंस का रिकॉर्ड भी। मैंने पिछले साल जुलाई के हिस्से को लाल पेन से मार्क किया हुआ था। यूनिट 3 का कंप्रेसर खराब हो गया था। मैंने लगातार 36 घंटे लगाकर उसे ठीक किया, जबकि मेरा चाचा एयर कंडीशनर वाले कमरे में बैठकर ताश खेल रहा था। सितंबर में एक रेस्टोरेंट पर 1,50,000 का बकाया। मैं आधा महीना भागता रहा, तब जाकर पैसे वसूले। मेरा चाचा कहता था ये मेरा फर्ज है। नवंबर में माल रात 2 बजे आया। मैंने अकेले 3 टन समुद्री खाना उतारा। मेरी कमर 1 महीने तक चोटिल रही और मेरा चाचा अगले दिन सिर्फ हिसाब देखने आया। मेरी माँ उन रसीदों को देख रही थी और उसके हाथ कांपने लगे। मैंने कहा कि साल के 365 दिनों में चाचा के साथ बारी बारी काम करते हुए भी असल में 80% काम मैं ही करता था। कुल टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा था और शुद्ध मुनाफा 28,50,000। मेरा चाचा मुझे 1,20,000 देकर कहता है कि मैंने सिर्फ मेहनत लगाई। मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने फाइल बंद की, खड़ी हुई और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मुझे पता था वो कहाँ जा रही है। शाम 4 बजे मार्केट में शोर मचा। मेरी माँ मेरे चाचा के स्टॉल के सामने खड़ी थी और सबके सामने उससे पूछ रही थी कि उसने 1 साल में कितना काम किया, ये 1,20,000 कैसे निकाले गए। मेरा चाचा चुप हो गया। उसे शुक्रिया करना नहीं आता था। दुकान मेरी थी, पूंजी मेरी थी, फिर उसे इतना क्यों चाहिए था। मेरी माँ ने ये सुनकर ताना मारा और कहा कि जब उसने दुकान खोली थी तो शुरुआती 50,000 उसने उससे उधार लिए थे। क्या उसे वो कर्ज याद नहीं है? उसने तुम्हारे साथ 1 साल काम किया और तुमने उसे एक ढंग की सैलरी भी नहीं दी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? साल के अंत में सिर्फ 1,20,000 देकर। मेरा चाचा लाल पड़ गया। वो जवाब देना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। मेरी माँ मुड़ी और चली गई। जब वो मेरे कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे के पास से गुजरी तो रुकी, मुझे देखा और उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस दर्द और स्वीकार। उसने सिर्फ 4 शब्द कहे, अच्छा करना। उस रात श्याओलिन से मैंने सिखाना शुरू किया कि कैसे काटना है, कैसे समुद्री खाने की ताजगी पहचाननी है। वो बहुत ध्यान से सीख रहा था, नोट्स ले रहा था और सवाल पूछ रहा था। मैं उसे देखकर खुद को याद करने लगा। 1 साल पहले तब मैं भी ऐसा ही था। मुझे लगता था अगर मैं मेहनत सह लूंगा तो मेरा चाचा मुझे ईमानदारी से ट्रीट करेगा। अब समझ आया है इस दुनिया में सिर्फ अपनी खुद की दुकान ही सबसे भरोसेमंद होती है। रात 11 बजे चाचा का स्टॉल जो सामने ही था अब भी रोशनी में था। कांच के पार मैंने उसे अकेले बैठे देखा। वो अकाउंट बुक को घूर रहा था। उसके पास रखा रेफ्रिजरेटर अजीब आवाज कर रहा था और स्क्रीन पर तापमान साफ तौर पर अस्थिर दिख रहा था। मैंने नजर हटा ली और अपने स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। कल एक जरूरी ऑर्डर है, मैं फेल नहीं हो सकता। ओपनिंग के 5वें दिन मेरी सप्लाई कट गई। सुबह 4 बजे मैं हमेशा की तरह घाट पर माल लेने गया। ओल्ड जैन का जहाज लग चुका था, लेकिन मुझे देखकर उसने सिर हिला दिया। उसने कहा, अरे माफ करना, आज का सारा माल तुम्हारे चाचा ने पहले ही बुक कर लिया है, मार्केट से 20% ज्यादा कीमत देकर। मैं वहीं सन्न रह गया। मैं दूसरे कप्तानों को ढूंढने गया, लेकिन सबका जवाब वही था। मेरे चाचा ने मार्केट के बड़े स्टॉल्स के साथ मिलकर लोकल सप्लाई पूरी खरीद ली थी, 20% ज्यादा दाम देकर। मैं खाली घाट पर खड़ा रहा जहां समुद्री माल से भरे जहाज निकलते जा रहे थे और मेरे हाथ की सिगरेट खत्म हो गई। जब मैं स्टोरेज वापस आया तो श्याओलिन मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे खाली हाथ देखकर उसके चेहरे पर चिंता थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे आराम करने भेज दिया। मैं ऑफिस में अकेला बैठ गया और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने
दिखने लगा। अगर लोकल सप्लाई बंद है तो मैं बाहर जाऊंगा। मुझे याद आया 2 महीने पहले जब मैं साउथ पोर्ट पर माल ले जा रहा था, तब मेरी मुलाकात चैन नाम के एक कप्तान से हुई थी। उस समय उसका माल नहीं बिक रहा था। दिखने में अच्छा था लेकिन साइज छोटा था, इसलिए कोई होलसेलर नहीं ले रहा था। मैंने उसे मार्केट समझाया और कहा कि कीमत कम करके रिटेल में बेचो। 3 दिन में उसका सारा स्टॉक खत्म हो गया। जाते वक्त उसने कहा था अगर कभी जरूरत पड़े तो बताना। मैंने उसे फोन किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर उसने उठाया। उसकी आवाज नींद में थी। मैंने सीधे पूछा क्या उसके पास हाल में माल है? मैं सब कैश में खरीदूंगा। वो कुछ सेकंड चुप रहा और पूछा क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं छुपाया और चाचा के ब्लॉक के बारे में बताया। ये सुनकर उसने गाली दी और कहा यह तरीका शर्मनाक है। उसने कहा कि वो खबर देगा। फोन रखने के बाद सुबह हो चुकी थी। मैं सोया नहीं, सीधे गाड़ी लेकर साउथ पोर्ट निकल गया। मैंने 3 घंटे लगातार ड्राइव की और सुबह 10 बजे पहुंच गया। चैन पहले से ही एक ट्रांसपोर्ट ट्रक के पास मेरा इंतजार कर रहा था। ट्रक में ताजा उतरा हुआ समुद्री माल भरा था। वो मुझे माल दिखाने ले गया। ये लॉट अभी अभी पोर्ट पर आया था। इसमें कोरल ग्रुपर और हैरी क्रैब थे। ये प्रीमियम क्वालिटी नहीं थे लेकिन ताजगी बहुत शानदार थी। उनकी गलफड़े लाल थे और केकड़ों के पैर मजबूत थे। मैंने तुरंत फैसला लिया और पूरा माल खरीद लिया। मैंने 1,80,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसी समय ओल्ड चैन के फोन पर पेमेंट का नोटिफिकेशन आ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला अरे तो हिम्मती लड़का है। तेरे चाचा जैसे लोग देर सवेर बुरा अंजाम पाते हैं। अब से तुझे माल चुनने में प्राथमिकता मिलेगी। मैंने ओल्ड चैन के साथ काफी देर बात की। उसने बताया कि साउथ पोर्ट अभी हाल ही में डेवलप हुआ है और कई लोकल होलसेलर्स अभी इस रूट को जानते भी नहीं है। यहाँ सप्लाई स्थिर है और कीमतें नॉर्थ से 10% कम है। इसके अलावा जहाज के कप्तान सीधे साधे और ईमानदार लोग हैं। मुझे राहत मिली। मेरा चाचा सोचता था कि लोकल पोर्ट कंट्रोल करके वो मुझे खत्म कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये समंदर बहुत बड़ा है। 1 से ज्यादा बंदरगाह होते हैं। मैं फुल लोडेड रेफ्रिजरेटेड ट्रक लेकर मार्केट वापस आया और शाओलिन पहले से कोल्ड स्टोरेज के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। ट्रक देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। हमने पूरी रात माल उतारा। कोरल ग्रुपर और हैरी क्रैब के स्लॉट को हमने छांटा और तौला। ये प्रीमियम क्वालिटी नहीं थे लेकिन ताजगी शानदार थी और कीमत मार्केट से 5% कम थी। मैंने अपने कुछ पुराने ग्राहकों को कॉल किया। उन्हें माल चाहिए था और उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिए। उस रात 10 बजे तक आधे से ज्यादा माल बिक चुका था और 1,50,000 युआन रिकवर हो गए। अगली सुबह मैं फिर साउथ पोर्ट गया। इस बार ओल्ड चैन ने मुझे 2 और कप्तानों से मिलवाया जो गहरे समुद्र में काम करते थे और जिनकी सप्लाई और भी ज्यादा स्थिर थी। मैंने उनके साथ सहयोग की बात की और वादा किया कि जब तक क्वालिटी अच्छी रहेगी मैं पूरा पेमेंट कैश में करूंगा बिना किसी देरी के। तीनों कप्तानों ने थोड़ी चर्चा की और आखिर में मान गए। उनमें से एक सरनेम वाला बोला अरे इतनी कम उम्र में खुद का काम शुरू करना हिम्मत की बात है। तेरे अंदर जिद है। हम समुद्र में काम करने वाले लोग इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर तू कैश पेमेंट जारी रखेगा तो हम तुझे सप्लाई में प्राथमिकता देंगे। मैंने सबसे हाथ मिलाया और आखिरकार मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। शहर लौटते समय शाओलिन का फोन आया। उसने बताया कि आज मेरा चाचा मेरे स्टोरेज के सामने आया था। काफी देर तक घूमता रहा और हमें माल उतारते देखता रहा। उसका चेहरा बहुत भारी था। कुछ रिटेलर्स भी आए थे पूछने कि हमारा माल कहाँ से आ रहा है और कीमत मार्केट से कम क्यों है। मैंने फोन रखा और खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते नजारों को देखा। मेरा चाचा सोचता था कि लोकल कीमत बढ़ाकर मुझे भगा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जितना वो मुझे रोकेगा उतना ही मेरा रास्ता खुलेगा। जैसे ही साउथ पोर्ट की सप्लाई स्थिर हुई मेरे खर्चे उससे 10% कम हो गए और प्राइस एडवांटेज तुरंत दिखने लगा। आखिर में फंसने वाला मैं नहीं रहूंगा। साउथ पोर्ट की सप्लाई स्थिर होने के बाद मेरा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। लगातार 1 हफ्ते तक मैं सुबह 3 बजे उठकर साउथ पोर्ट जाता था, माल उठाता था और सुबह 10 बजे से पहले मार्केट लौट आता था। ये माल बहुत ताजा होता था और लोकल से 10% सस्ता भी। रिटेलर्स ने फायदा देखा और ऑर्डर बढ़ते गए। 10वें दिन ओल्ड चैन का फोन आया कि उसे मुझसे एक जरूरी बात करनी है, तो मैं उसी दोपहर वहां पहुंच गया। ओल्ड चैन मुझे पोर्ट के एक ढाबे पर ले गया, कुछ डिश ऑर्डर किए और 2 गिलास शराब डाली। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा अरे तो भरोसेमंद आदमी लगता है। मैं तेरे साथ एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। मैंने चॉपस्टिक रख दी और उसकी तरफ देखा। ओल्ड चैन बोला अभी साउथ पोर्ट पर 5 जहाज काम कर रहे हैं, मेरा, लाओहांग का और ओजाओ का। हम 3 जहाज मिलकर आधा वॉल्यूम संभालते हैं। इतने समय में मैंने देखा है कि तू हमेशा कैश पेमेंट करता है, इंस्पेक्शन में प्रोफेशनल है और कभी बहाने नहीं बनाता। हमने आपस में बात की है, हम तुझे प्राथमिकता देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, तुझे हर हफ्ते कम से कम 2 लाख युआन का माल खरीदना होगा और कीमत बाकी सबसे 5% कम होगी। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। 2 लाख युआन का वॉल्यूम अभी मेरे लिए बड़ा प्रेशर था, लेकिन अगर मुझे एक्सक्लूसिविटी मिल जाती तो सप्लाई चेन का दिल मेरे हाथ में आ जाता। मेरा चाचा लोकल कीमत बढ़ाकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है और मैं साउथ पोर्ट से सबसे सस्ता माल ले रहा हूँ। इस गेम में मेरी बढ़त साफ दिख रही थी। मैंने ओल्ड चैन से हाथ मिलाया। हमने तुरंत 3 महीने का अग्रीमेंट साइन कर लिया। मैं हर हफ्ते 2 लाख युआन का वॉल्यूम गारंटी देता हूँ और वो स्थिर सप्लाई और सबसे अच्छी कीमत देंगे। अग्रीमेंट साइन करने के बाद लाओ चैन ने एक और बात बताई। उसने कहा कि हाल ही में कोई उसके कॉन्टैक्ट्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं माल कहाँ से ला रहा हूँ। बहुत ऊंची कीमत ऑफर कर रहे हैं ताकि मेरी सप्लाई लाइन छीन सके। ओल्ड चैन बोला अरे बिजनेस में सबसे जरूरी चीज इज्जत होती है। तुम हमारे साथ वफादार रहे हो। हम इतने गिरे हुए नहीं है कि अपनी बात से मुकर जाएं, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा चाचा इस इलाके में सालों से काम कर रहा है और उसके पास बहुत चाल है। मैंने सिर हिलाया, स्थिति समझ गया। जब मैं मार्केट लौटा तो रात के 9 बज चुके थे और शाओलिन अभी भी कोल्ड स्टोरेज में माल व्यवस्थित कर रहा था। मुझे देखते ही वो तुरंत आया और बोला कि आज 3 और रिटेल ग्राहक ऑर्डर
ऑर्डर देने आए थे और एक रेस्टोरेंट मालिक भी आया था जो लंबी साझेदारी की बात करना चाहता था। अगली सुबह मैं उस रेस्टोरेंट गया। मालिक मिस्टर ली करीब 40 साल का था। उसके शहर में 2 रेस्टोरेंट थे और समुद्री खाने की खपत काफी थी। उसने कहा कि पहले वो हमेशा मेरे चाचा से माल लेता था, लेकिन हाल में मरी हुई मछलियों की दर बढ़ती जा रही थी और कई बार शिकायत करने पर भी कोई सुधार नहीं हुआ। मैं उसे अपने कोल्ड स्टोरेज ले गया ताकि वो माल देख सके। मिस्टर ली ने बहुत ध्यान से जांच, गलफड़ों के रंग से लेकर मछली की आंखों की साफी तक हर चीज देखी और आखिर में सिर हिलाकर बोला कि माल सच में बहुत अच्छा है। उसने पूछा क्या मैं स्थिर सप्लाई दे सकता हूँ, तो मैंने उसे नान मताओ पोर्ट के एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट दिखाए। वो पढ़कर उसने तुरंत फैसला लिया कि अब से उसके दोनों रेस्टोरेंट का सारा समुद्री खाना मुझसे ही खरीदा जाएगा, कम से कम 50,000 युआन हर हफ्ते। मिस्टर ली के जाने के बाद मैं अपने स्टोरेज के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। सामने चाचा का स्टॉल था। वो किसी से जोर जोर से बहस कर रहा था और कांच के अंदर जमीन पर कई बॉक्स मरी हुई मछलियों के पड़े। तापमान अस्थिर था और काफी माल खराब हो रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। मैं इन रेफ्रिजरेशन मशीनों को अच्छी तरह जानता हूँ। यूनिट नंबर 3 का कंप्रेसर पुराना है, हर 4 घंटे में तापमान चेक करना पड़ता है, और यूनिट नंबर 2 के कंडेंसर में दरार है। जैसे ही गर्मियों में लोड बढ़ता है, गैस लीक होने लगती है। मुझे ये सारी कमियां पता है, इसीलिए पिछले साल में मरी हुई मछलियों की दर 3% से नीचे रख पाया था। लेकिन मेरा चाचा ये नहीं समझता। उसे सिर्फ हिसाब करना और रिश्ते बनाना आता है। इन मशीनों की आदतों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। मेरे बिना उसका स्टॉल ऐसी मशीन की तरह है जिसमें जरूरी पार्ट्स नहीं, ऊपर से चलती दिखती है लेकिन अंदर से टूट चुकी। उसी रात मेरे स्टोरेज का डेली कैश फ्लो पहली बार 1 लाख से ऊपर गया। शाओलिन बहुत खुश होकर अकाउंट बुक दिखा रहा था और बोला, बॉस इस महीने तो पक्का मुनाफा हो। मैंने नंबर देखे लेकिन मैं शांत। 1 लाख का फ्लो मेरे चाचा के लिए कुछ नहीं है। अपने अच्छे समय में वो 3 लाख रुपए रोज कमा सकता था। नान मताओ की सप्लाई अब स्थिर हो गई थी और बड़े ग्राहक धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब मुझे धीरे धीरे मेरे चाचा का मार्केट शेयर लेना है। रात 12 बजे भी सामने वाले स्टॉल की लाइट जल रही थी। मेरा चाचा अकेला बैठा था और मरी हुई मछलियों के ढेर को घूर रहा था। उसके पास की मशीन तेज और परेशान करने वाली आवाज कर रही थी और स्क्रीन पर तापमान तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने शटर गिराया, स्टोरेज बंद किया और सोचा कि कल सुबह 3 बजे नान मताओ पर किंग क्रैब का लॉट लेना है। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट साइन करने के 3 हफ्ते बाद मेरा डेली कैश फ्लो 1,20,000 से ऊपर रहने लगा। उस दोपहर लाओचैन का फोन आया। उसकी आवाज गंभीर थी। उसने कहा कि किसी ने उसे कांटेक्ट किया है और नान मताओ की सप्लाई खरीदने के लिए मुझसे 20% ज्यादा कीमत ऑफर की। वो आदमी लाओ लियू है जो मार्केट में मेरे चाचा का सबसे करीबी है। मेरे दिल में झटका लगा। मुझे समझ आ गया कि अब मेरा चाचा सच में गेम खेल रहा है। लाओचैन बोला, ये कीमत बहुत लुभावनी है लेकिन हमने बात की है। बिजनेस में इज्जत सबसे जरूरी है। हमारा एग्रीमेंट अभी सिर्फ 3 हफ्ते पुराना है। हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। मैं तुम्हें बस चेतावनी देने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि इस बार तुम्हारा चाचा गंभीर है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और उसी रात नान मताओ चला गया। तीनों कप्तान वहां थे। मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया और खाने के दौरान मैंने कीमत की बात नहीं, हमने सिर्फ समुद्र में काम की कठिनाइयों और मार्केट के बारे में बात की। वैन ने कहा कि उसका बेटा अगले साल यूनिवर्सिटी जाएगा और फीस के पैसे पूरे नहीं है। मैंने तुरंत कहा, भाई वैन, फीस मैं दूंगा, इसे माल का एडवांस समझ लो, धीरे धीरे सप्लाई से कटता रहेगा। लाओ ने कहा कि उसकी पत्नी अस्पताल में है और उसे पैसों की जरूरत। मैंने तुरंत 50,000 ट्रांसफर कर दिए और कहा कि ये इमरजेंसी के लिए है, वापस करने की कोई जल्दी नहीं। तीनों कप्तान मुझे देखने लगे और उनकी आंखों में कुछ नया था। लाओचन ने गिलास उठाया और बोला, तू असली आदमी है। तेरा चाचा चाहे जितना पैसा दे, हम नहीं हटेंगे। मैंने उनके साथ जाम टकराया और मन शांत हो गया। जब मैं मार्केट लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं ऑफिस में बैठकर अगले कदम सोचने लगा। नान मताओ की सप्लाई अब स्थिर थी लेकिन मेरा चाचा चुप नहीं बैठेगा। मुझे डर था कि वो जहाज के कप्तानों पर हमला करेगा। पक्का वो किसी और तरफ से वार करेगा और हुआ भी ऐसा ही। मार्केट में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा माल स्मगलिंग का है, क्वारंटीन सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ कह रहे थे कि मेरा कोल्ड स्टोरेज नियमों के अनुसार नहीं है और कभी भी बंद हो सकता है। ये भी कहा जा रहा था कि मैं कप्तानों का रिश्तेदार नहीं हूँ और मेरी सप्लाई स्थिर नहीं है। ये बातें बहुत भरोसेमंद लग रही थी और जल्द ही ग्राहक कॉल करके पूछने लगे। मैं घबराया नहीं। मैंने सीधे साउथ पोर्ट के क्वारंटीन सर्टिफिकेट, कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस और सप्लाई अग्रीमेंट की फोटो लेकर रिटेलर ग्रुप में भेज दी। अफवाहें अपने आप खत्म हो गई लेकिन मेरा चाचा रुका नहीं। मार्केट मैनेजमेंट का स्टाफ अचानक जांच के लिए आ गया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है और शक है कि रेफ्रिजरेशन उपकरण स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, इसलिए ऑपरेशन रोकने को कहा। लेकिन मैं पहले से तैयार था। मेरे सारे उपकरण हाई स्टैंडर्ड पर सेट थे। क्वारंटीन, फायर सेफ्टी, एनवायरमेंट, सबके सर्टिफिकेट पूरे थे। इंस्पेक्टर ने 2 घंटे जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला और खाली हाथ लौट गया। उसके जाने के बाद शाओलिन ने धीरे से कहा, बॉस, अभी किसी ने देखा कि शिकायत करने वाला आपका चाचा ही था। मैंने सिर हिलाया। मुझे पहले से अंदाजा था। उसी दिन शाम तक मेरे स्टोरेज का डेली फ्लो 1.5 लाख से ऊपर चला गया और आधिकारिक तौर पर मैंने चाचा के बिजनेस को पीछे छोड़ दिया। ये खबर पूरे मार्केट में फैल गई। सब कह रहे थे कि मैं सच में सफल हो गया। शाम को चाचा के स्टॉल के सामने कुछ लेनदार जमा हो गए और पैसे मांगने लगे। इस दौरान चाचा ने मुझे रोकने के लिए लोकल पोर्ट से महंगे दाम पर माल खरीदा और बाकी स्टॉल्स के साथ मिलकर कीमतें बढ़ाई। उसकी कैश चेन पर दबाव बढ़ गया। मरी हुई मछलियों की दर बढ़ती गई और उसने कई ग्राहक खो दिए। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। शाओलिन ने कहा, आज उसके यूनिट नंबर 3 की मशीन फिर खराब हो गई। पूरी 1 पेटी किंग क्रैब मर गई। कम से कम
80,000 का नुकसान। मैं उस मशीन को अच्छी तरह जानता था। पिछली गर्मियों में जब वो पहली बार खराब हुई थी, मैंने 36 घंटे जागकर उसे ठीक किया था। मुझे उसका हर पार्ट, हर आदत पता थी। लेकिन अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। रात को एक रेस्टोरेंट मालिक का फोन आया। वो भी मुझसे माल लेना चाहता था। शहर में उसकी भी एक चेन थी और हफ्ते में कम से कम 70,000 का ऑर्डर देगा। मैंने अगले दिन मिलने का वादा किया। फोन रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा रहा। सामने चाचा का स्टॉल अब भी रोशनी में था। कांच के अंदर वो अकेला बैठा था। उसके सामने बिलों का ढेर था। उसके बाल और सफेद लग रहे थे और उसका शरीर थका हुआ दिख रहा था। मैंने नजर हटा ली और अपना स्टोरेज बंद कर दिया। कल एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है। 2 लाख का येलो क्रोकर का लॉट पहले ही बुक हो चुका है। मार्केट में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे थे कि चाचा का स्टॉल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसकी पुरानी मशीनें बार बार खराब हो रही थी और मछलियों की मौत की दर 15% तक पहुंच गई थी। उसके कई पुराने ग्राहक मेरी तरफ आ गए थे। शाओलिन में आखिरी लॉट सेट किया और खुशी से बोला, बॉस इस महीने 5 लाख का नेट प्रॉफिट है। मैंने नंबर देखे और शांत रहा। 5 लाख मेरे चाचा के गोल्डन टाइम के सामने कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये पहली कमाई है जो सच में मेरी है। देर रात मैंने स्टोरेज बंद किया और आराम करने चला गया। चाचा के स्टॉल के सामने से गुजरते हुए देखा कि वो अब भी काम कर रहा था। यूनिट नंबर 3 की मशीन ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ अजीब तरह से चल रहे थे। उसे मशीन की समझ नहीं। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर मुड़कर चला गया। जब मेरे स्टोरेज का डेली फ्लो 1.5 लाख पर स्थिर हो गया, तब मेरे चाचा ने प्राइस वॉर शुरू कर दी। अगली सुबह मार्केट में खबर फैल गई। उसके स्टॉल का सारा माल 20% डिस्काउंट पर बिक रहा था। नुकसान में बेच रहा था। कई रिटेलर्स तुरंत उसकी तरफ भागे। शाओलिन ने पूछा, बॉस हमें भी कीमत कम करनी चाहिए। मैंने मना कर दिया। मुझे पता है वो क्या कर रहा है। वो प्राइस वॉर से मुझे खत्म करना चाहता है। या तो मैं कीमत गिराकर नुकसान उठाऊं या ग्राहक खो दूं। लेकिन वो एक बात भूल गया, मेरा कॉस्ट उससे 10% कम है और मेरी सप्लाई ज्यादा स्थिर। सबसे जरूरी बात, मुझे उससे प्राइस में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने शाओलिन से कहा कि थर्मल बॉक्स और रेफ्रिजरेटेड डिलीवरी गाड़ियां खरीद ले। मैंने कहा कि मैं सर्विस बेहतर करूंगा, हाई एंड रूट पर जाऊंगा, 0 मौत दर और टाइम पर डिलीवरी के साथ। शाओलिन को ये बात समझ नहीं आई। वो बोला, अभी सब लोग प्राइस पर लड़ रहे हैं, इसका क्या फायदा। मैंने कहा, प्राइस वॉर के अंत में असली बात ये होती है कि कौन ज्यादा टिकता है। उससे भिड़कर खुद को थकाने से अच्छा है अलग रास्ता लेना। अगले 3 दिन मैंने कीमत नहीं घटाई, बल्कि पूरी फोकस सर्विस पर लगा दी। हर लॉट निकलने से पहले मैं खुद चेक करता कि एक भी मछली मरी हुई ना हो। डिलीवरी टाइम बिल्कुल सटीक, आधा घंटा भी इधर उधर नहीं। जब ग्राहक को माल चाहिए उसी समय पहुंचता। शुरुआत में कुछ रिटेलर्स मेरे चाचा के सस्ते दामों की तरफ गए, लेकिन जल्दी ही समस्या शुरू हो गई। कीमत कम रखने के लिए मेरे चाचा ने छोटे पोर्ट से सस्ता और घटिया माल खरीदना शुरू किया और ऊपर से उसके पुराने रेफ्रिजरेटर्स। मछलियों की मौत की दर बढ़ती गई। कई रिटेलर्स को जब माल मिला तो पता चला कि भले ही उन्होंने 20% सस्ता खरीदा, लेकिन असल में नुकसान ही हुआ। 5वें दिन कुछ रिटेलर्स वापस मेरे पास आने लगे। कहने लगे कि थोड़ा महंगा चलेगा, लेकिन क्वालिटी जरूरी है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सप्लाई और सर्विस करता रहा। मिस्टर ली का फोन आया। उसने बताया कि उसके दोस्त ने भी चेक कर लिया है और अब वो भी अपने सारे ऑर्डर मुझे देगा। वो शहर के बड़े होटल चेन में से एक है। कम से कम 1 लाख का हफ्ते का ऑर्डर। मिस्टर ली बोला, मेरा दोस्त पहले तुम्हारे चाचा के पास भी गया था, लेकिन उसका माल स्थिर नहीं है और मरी हुई मछलियां ज्यादा हैं। तुम थोड़े महंगे हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ एक भी मरी हुई मछली नहीं और टाइम पर डिलीवरी होती है, जो होटल के लिए सबसे जरूरी है। मैंने उसके दोस्त से मुलाकात की और वहीं एग्रीमेंट साइन हो गया। अगले हफ्ते से 1 लाख का साप्ताहिक ऑर्डर सीधे मेरे स्टोरेज से जाएगा। शाम को जब मैं मार्केट लौटा तो चाचा के स्टॉल के सामने रिटर्न के बॉक्स लगे। कुछ रिटेलर्स उससे बहस कर रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आवाज बैठ चुकी थी। शाओलिन ने कहा, इन 2 दिनों में उसे बहुत रिटर्न मिले हैं। सुना है 10,000 से ज्यादा सिर्फ मुआवजा दे चुका है। मैं अपने स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब देखता रहा। चाचा की प्राइस वॉर 10 दिन भी नहीं चली और टूटने लगी। उसकी कैश चेन पहले ही कमजोर थी। अब नुकसान में बेचकर और ऊपर से रिटर्न का पैसा देकर वो टिक नहीं पाया। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि सस्ता माल लेकर उसने अपनी साख खत्म कर दी। पुराने ग्राहक उस पर भरोसा खो चुके थे और मेरी तरफ आने लगे। उसी रात मेरा डेली फ्लो 2 लाख पार कर गया। शाओलिन खुशी से अकाउंट बुक दिखा रहा था कि इस महीने 8 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैंने नंबर देखे और शांत रहा। प्राइस वॉर ये नहीं तय करती कि कौन सस्ता बेचता है, बल्कि ये तय करती है कि कौन अंत तक टिकता है। मेरा चाचा सोचता था सस्ती कीमत मुझे खत्म कर देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली ताकत क्वालिटी और सर्विस। देर रात भी सामने वाले स्टॉल की लाइट जल रही। मेरा चाचा अकेला बैठा था। उसके सामने बिल और रिटर्न नोट्स का ढेर था। उसका फोन लगातार बज रहा था। शायद उधार मांगने वाले लोग थे। मैंने अपना स्टोरेज बंद किया और आराम करने चला गया। कल ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर का लॉट आना है। मिस्टर ली के दोस्त के होटल के लिए पहला ऑर्डर है और मैं कोई गलती नहीं कर सकता। मार्केट से बाहर निकलते समय मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। चाचा का स्टॉल अंधेरे में बहुत सूना लग रहा था और 10 साल पुराना उसका बोर्ड हवा में हिलते हुए आवाज कर रहा था। मार्केट में लोग धीरे धीरे कह रहे थे कि इस बार चाचा ने हद कर दी। प्राइस वॉर में ए नहीं डूबा, बल्कि वो खुद फंस गया। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस महीने उसका स्टॉल बंद हो जाएगा। मैं इन बातों में नहीं पड़ा, बस अपना काम करता रहा। अगली सुबह ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर का लॉट समय पर आ गया। मैंने खुद माल चेक किया, छांटा और परफेक्ट तरीके से डिलीवर किया। मिस्टर ली के दोस्त ने माल देखते ही अपना ऑर्डर 50% बढ़ा दिया। वो प्राइस वॉर पहले ही हार चुका था। 3 दिन बाद मार्केट में एक बड़ी खबर आई। शहर के सबसे बड़े खरीदार मिस्टर जैन, जो जिन दिन होटल के मालिक हैं, अपने बेटे की शादी का बड़ा बैंक्वेट करने वाले थे। 300 टेबल का ऑर्डर था और समुद्री खाने की मांग बहुत बड़ी। जो ये ऑर्डर ले लेता वो मार्केट में अपनी जगह
पक्की कर लेता। ये होटल 20 साल से चल रहा है और हाई एंड बैंक्वेट के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। इन सालों में वो हमेशा मेरे चाचा से ही माल लेता था। उनका रिश्ता बहुत गहरा था। शादी शनिवार को थी और तैयारी 3 दिन पहले शुरू हो गई। मेरा चाचा इस ऑर्डर के लिए लगभग अपनी सारी पूंजी लगा चुका था, अलग अलग पोर्ट से माल इकट्ठा करके, उम्मीद में कि वो फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन शुक्रवार की शाम अचानक मार्केट में एक खबर फैल गई। जिंडिन होटल में बड़ा गड़बड़ हो गया। शाओलिन भागते हुए आया और बोला, बॉस आपके चाचा ने जो माल दिया था उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आधे किंग क्रैब मर गए और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर भी फ्रेश नहीं है। मिस्टर जैन होटल में गुस्से से पागल हो रहा था। वो चाचा से कह रहा था कि तुरंत माल बदलो, नहीं तो हमेशा के लिए बिजनेस खत्म। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा था और दूर से देख रहा था कि चाचा का स्टॉल पूरी तरह अफरा तफरी में है। वो फोन पर फोन कर रहा था माल ढूंढने के लिए, लेकिन शुक्रवार की शाम थी। कल दोपहर शादी का बैंक्वेट था। बाहर से माल लाने का कोई टाइम नहीं था और लोकल पोर्ट वालों को तो वो पहले ही नाराज कर चुका था अपने महंगे खरीद के कारण। अब कोई उसे माल नहीं देना चाहता। शाम 6 बजे मिस्टर जैम खुद मार्केट आया। करीब 50 साल का आदमी जो आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन आज उसका चेहरा गुस्से से भरा था। वो चाचा के सामने खड़ा होकर जोर से बोला कि इतने सालों के भरोसे के बाद ये कैसा माल दिया है। 300 टेबल की शादी है, सभी मेहमान बड़े लोग हैं, अब वो क्या जवाब देगा। मेरा चाचा पसीने में डूबा था, बार बार माफी मांग रहा था और कह रहा था कि वो तुरंत नया माल लाएगा। मिस्टर जैन ने साफ कह दिया कि अगर रात 10 बजे तक अच्छा माल नहीं पहुंचा तो हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। वो मुड़कर जाने लगा और तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी जो मेरे स्टोरेज के सामने खड़ा था। वो रुक गया, मेरे पास आया और पूछा, क्या तुम ए हो? मैंने हाँ कहा। उसने सीधे पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी माल है? मुझे 50 किंग क्रैब, 80 ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और 100 किलो कोरल ग्रुपर चाहिए, सब जिंदा और परफेक्ट हालत में। क्या तुम इसे रात 10 बजे से पहले होटल पहुंचा सकते हो? मैंने तुरंत हिसाब लगाया। मेरे स्टॉक में इतना नहीं था, लेकिन साउथ पोर्ट पर ओल्ड चैन के पास आज ही नया लॉट आया था। मुझे उसकी क्वालिटी पर भरोसा था। समय बहुत टाइट था, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैंने कहा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले क्वालिटी चेक करनी होगी। मिस्टर जैन ने कुछ सेकंड मुझे देखा और सिर हिला दिया। उसने कहा, ये उसके बेटे की शादी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने तुरंत ओल्ड चैन को कॉल किया और उसे माल रिजर्व करने को कहा। फिर शाओलिन को कॉल किया। हमने ट्रक तैयार किया और सीधे साउथ पोर्ट पहुंचे। जब पहुंचे तो 7:30 बज चुके थे और चैन ने सब तैयार रखा था। मैंने हर एक पीस खुद चेक किया, सब जिंदा और एक्टिव थे। हमने तुरंत लोड किया और वापस निकले। 9 बजे मार्केट पहुंचे। मैं और शाओलिन ने बिना रुके माल को फिर से चेक और सेट किया। 9:40 पर ट्रक तैयार था और हम जिंडिन होटल के लिए निकल गए। जब पहुंचे तो 9:55 हो चुके थे। मिस्टर जैन खुद किचन में इंतजार कर रहा था। उसने हर चीज खुद चेक की। किंग क्रैब जिंदा और ताकतवर थे, लॉबस्टर पूरी तरह एक्टिव थे और कोरल ग्रुपर का रंग चमकदार था। सब देखकर वो मुस्कुराया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये माल परफेक्ट है, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने कहा, ये मेरा काम था। उसने मुझे देखा और बोला, तुमने इस बार बहुत मदद की है, आगे लंबी पार्टनरशिप की बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया। जब मैं मार्केट लौटा तो रात 11 बज चुके थे। चाचा का स्टॉल अभी भी खुला था। अंदर वो अकेला बैठा था और उसके सामने मरे हुए किंग क्रैब और लॉबस्टर पड़े थे। उसका फोन टेबल पर पड़ा था, स्क्रीन बंद थी। शायद मिस्टर जैन अब उसके कॉल नहीं उठा रहा था। शाओलिन बोला, बॉस आपके चाचा खत्म हो गए। जिंडिन होटल शहर का सबसे बड़ा क्लाइंट है, उसे खोने के बाद वो वापस नहीं उठ पाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्टोरेज बंद कर दिया। कल मुझे होटल जाकर शादी में मदद भी करनी है ताकि सब सही चले। शनिवार शादी के दिन मैं सुबह जल्दी होटल पहुंच गया। किचन पूरी तरह व्यस्त था। मैंने खुद हर डिश की तैयारी देखी। किंग क्रैब परफेक्ट बना, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर का सशीमी शानदार था और कोरल ग्रुपर सॉफ्ट और टेस्टी था। मिस्टर जैन मेहमानों को रिसीव कर रहा था और बार बार किचन की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। दोपहर 2 बजे शादी शुरू हुई। 300 टेबल के मेहमानों ने समुद्री खाने की बहुत तारीफ की। कुछ बिजनेसमैन ने वही पूछा कि ये माल कहाँ से आया है और मिस्टर जैन मुस्कुराकर बोला कि ये मार्केट के एक युवा सप्लायर का है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। दोपहर 3 बजे मिस्टर जैन ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। हम दोनों को चाय सर्व की गई। वो बैठा, सिगरेट जलाई और बोला, आज जो हुआ वो तुम्हारी वजह से सही हुआ, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाती। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि इतने साल चाचा के साथ काम करना शुरू में अच्छा था, लेकिन पिछले 2 साल में वो बिगड़ गया है। उसे सिर्फ पैसा चाहिए, वो घमंडी हो गया है और गलती होने पर मानता नहीं, सिर्फ बहाने बनाता है। इस शादी के बाद सब साफ हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब से रेस्टोरेंट का सारा समुद्री माल तुमसे आएगा। मेरे 2 आउटलेट हैं और हफ्ते का कम से कम 2 लाख का वॉल्यूम है। क्या तुम सप्लाई गारंटी कर सकते हो? मैंने कहा, कर सकता हूँ। साउथ पोर्ट की सप्लाई स्थिर है और क्वालिटी पक्की है। साथ ही मेरे पास प्रोफेशनल कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, अगले महीने से लागू होगा। इस डील के बाद मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली कैश फ्लो 3 लाख से ऊपर स्थिर हो सकता है। मैं पूरी तरह अपने चाचा की पीक लेवल को पार कर दूंगा। मैं किस तरह का मार्केट बना रहा हूँ? रास्ते में मुझे कई कॉल आए जो शादी में आए रेस्टोरेंट मालिक थे। पूछ रहे थे कि क्या मैं उन्हें भी सप्लाई कर सकता हूँ। मैंने एक एक करके उनके कॉन्टैक्ट सेव किए और मिलने का टाइम फिक्स किया। अब मार्केट में चर्चा थी कि मैंने जिंडिन होटल का ऑर्डर जीत लिया है और अब मेरा बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। रात 8 बजे मैं अपने स्टोरेज के सामने खड़ा था और सामने चाचा के स्टॉल को देख रहा था। लाइट जल रही थी लेकिन अंदर सन्नाटा था। वो अकेला बैठा था, सामने बिलों का ढेर और लगातार कैलकुलेटर चला रहा था। शाओलिन पास आया और धीरे से बोला, बॉस सुना है आज आपका चाचा मिस्टर जैन के पास माफी मांगने गया था, लेकिन उसने उसे अंदर भी नहीं आने दिया और जो माल उसने इस बार बैंक्वेट के लिए तैयार किया था वो भी नहीं बिका। कम से कम 3 लाख का नुकसान हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट जला ली। इस बार मेरा चाचा सच में खत्म हो चुका है। उसने सबसे बड़ा क्लाइंट खो दिया, जिंडिन होटल। उसकी कैश चेन पूरी तरह टूट चुकी है। ऊपर से पिछली प्राइस वॉर का नुकसान और सूद के कर्ज। अब वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा।
चलेगा। मार्केट में लोग कह रहे थे कि उसका स्टॉल महीने के अंत तक नहीं चलेगा। उसके पुराने फ्रीजर भी अब पूरी तरह खराब हो चुके हैं। अगले दिन मैं उन रेस्टोरेंट मालिकों से मिला जो शादी में मिले थे। ये शहर के बड़े नाम थे और हाई क्वालिटी की डिमांड रखते थे। मैं उन्हें अपने स्टोरेज ले गया, माल दिखाया और साउथ पोर्ट की सप्लाई और डिलीवरी सिस्टम समझाया। सब संतुष्ट हुए और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जिन दिन होटल के ऑर्डर के साथ अब मेरे पास 5 बड़े रेस्टोरेंट हैं, हफ्ते का 4 लाख से ज्यादा वॉल्यूम। जाओलिन खुशी से बोला, बॉस अब तो हम सच में उड़ गए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा और शांत रहा। 1,20,000 से शुरू करके सिर्फ 2 महीने में मैं यहाँ तक पहुंच गया। मैंने सिर्फ खुद को खड़ा नहीं किया बल्कि मार्केट के हाई क्वालिटी क्लाइंट्स भी अपने पास ले आया। उसी दिन मैं साउथ पोर्ट गया और लाओचेन से सप्लाई बढ़ाने की बात की। उसने कहा कोई समस्या नहीं, वो 2 और जहाज जोड़ देंगे ताकि सप्लाई स्थिर रहे। जब मैं मार्केट लौटा तो शाम हो चुकी थी। चाचा के स्टॉल के सामने कर्जदार खड़े थे और पैसे मांग रहे थे। मेरा चाचा बिखरे बालों और पीले चेहरे के साथ खड़ा था, जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया। जाओलिन बोला, बॉस सुना है आज वो बैंक से लोन लेने गया था लेकिन उसे मना कर दिया गया। उसका कर्ज अब 10 लाख से ज्यादा हो चुका है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वापस काम में लग गया। अगले दिन एक और बड़ा ऑर्डर फाइनल करना था। जिन दिन होटल का ऑर्डर मिलने के बाद मेरा डेली फ्लो 3 लाख से ऊपर स्थिर हो गया। लेकिन मुझे पता था सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट्स काफी नहीं है। मार्केट के छोटे रिटेलर्स ही असली बेस हैं। अगर उन्हें जोड़ लिया तभी असली कंट्रोल मिलेगा। उस शाम मैंने करीब 1 दर्जन रिटेलर्स को बुलाया जिनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे। ये वही लोग थे जिनकी मैंने पिछले महीनों में मदद की थी, किसी को पैसे देकर, किसी की सप्लाई ठीक करके। मैंने उन्हें चाय दी और सीधे बात पर आया। मैंने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धा में अकेले काम करना मुश्किल है। मैं एक सप्लाई अलायंस बनाना चाहता हूं जो मेरे कोल्ड स्टोरेज के आसपास केंद्रित हो। सप्लाई, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन सब एक साथ, सब मिलकर फायदा उठाएंगे और मुनाफा बांटेंगे। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक ने पूछा ये कैसे काम करेगा? मैंने कहा आसान है। पहला, सप्लाई यहाँ से कंट्रोल होगी, सबको अच्छी क्वालिटी और सही कीमत मिलेगी। दूसरा, डिलीवरी मेरी कोल्ड चेन से होगी जिससे नुकसान कम होगा। तीसरा, मुनाफा शेयर होगा, 30% मेरा और 70% आप सबका। वान नाम के एक रिटेलर ने पूछा, आइडिया अच्छा है लेकिन हम तुम पर भरोसा क्यों करें? मैंने कहा हम लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं कैसा इंसान हूँ। अगर मैं दबाव डालना चाहता तो अभी कर सकता था। ये अलायंस सबको कमाने के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। एक और ने पूछा, और तुम्हारे चाचा का क्या? अगर हम तुम्हारे साथ आए तो वो बदला लेगा? मैंने कहा उसे डरने की जरूरत नहीं, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा, आपका क्या करेगा? और बिजनेस में कनेक्शन नहीं, काबिलियत मायने रखती है। थोड़ी चर्चा के बाद सब मान गए। उन्होंने कहा तुम ईमानदार आदमी हो, हम तुम पर भरोसा करते हैं। उसी रात मैंने 13 रिटेलर्स के साथ अलायंस अग्रीमेंट साइन कर लिया। अगले हफ्ते से उनकी सारी सप्लाई मुझसे आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे कोल्ड ट्रकों से एक साथ किया जाएगा। मैंने वादा किया कि सप्लाई स्थिर रहेगी, सबसे अच्छे दाम मिलेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। जियाउलिन उत्साहित होकर बोला, बॉस इससे तो हमने सच में मार्केट इंटीग्रेट कर लिया। जैसे ही ये खरीद बिक्री अलायंस ठीक से चलना शुरू करेगा, मैं सप्लाई के ज्यादातर सोर्स और मार्केट के आउटलेट्स कंट्रोल कर लूंगा। मेरे चाचा का मार्केट शेयर और कम हो जाएगा और उसकी हालत और खराब हो जाएगी। अलायंस आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मैं साउथ पोर्ट से बड़ा लॉट लेकर आया। मैंने उसे बराबर बराबर अलायंस के सभी मेंबर्स में बांटा और डिलीवरी ट्रक समय पर पहुंचे। हर लॉट बिना किसी नुकसान के पहुंचा। रिटेलर्स ने माल लेते ही एक एक करके अंगूठा दिखाया और बोले कि ए के साथ काम करना अलग है। जल्द ही मार्केट में खबर फैल गई कि ए ने खरीद बिक्री का अलायंस बना लिया है। 1 दर्जन से ज्यादा रिटेलर्स जुड़ गए और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा है। ये खबर सुनकर मेरे चाचा का चेहरा और खराब हो गया। उसका मार्केट शेयर पहले ही मेरी वजह से बहुत कम हो चुका था और अब रिटेलर्स के साथ मेरे जुड़ने के बाद उसकी सारी प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। उसके पास खड़े किसी ने कहा, अब जब हम ए के साथ काम कर रहे हैं, सप्लाई स्थिर है और दाम सही है, तो हम तुम्हारे पास क्यों लौटे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करता रहा। उसी शाम मुझे ओल्ड चन का फोन आया। उसने कहा कि साउथ पोर्ट पर 2 और नए जहाज आ गए हैं और सप्लाई और भी ज्यादा हो गई है। उसने पूछा क्या मैं सप्लाई वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा माल है और उन्हें स्थिर बिक्री चाहिए। मैंने कहा कोई समस्या नहीं। अब अलायंस के साथ मेरे सेल्स चैनल पूरी तरह खुले थे। मैं जितना भी माल हो सब ले सकता था। फोन रखने के बाद मैं अपने कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा रहा और सामने चाचा का स्टॉल देखा। वो एक कर्जदार से जोर जोर से बहस कर रहा था। कर्जदार उसकी तरफ उंगली दिखाकर चिल्ला रहा था कि अगर उसने पैसा उधार लिया है तो उसे लौटाना चाहिए और बहाने बनाना बंद करे। मेरा चाचा लाल चेहरे के साथ बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन का समय मांग रहा था। वो कसम खा रहा था कि पैसे चुका देगा, लेकिन कर्जदार सुनने को तैयार नहीं था और सीधा धमकी दे दी, अगर इस हफ्ते पैसे नहीं दिए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। जियाउलिन मेरे पास आया और धीरे से बोला, बॉस सुना है आपके चाचा का कर्ज 1.5 मिलियन युआन से भी ज्यादा हो गया है। अगर वो अपना स्टॉल गिरवी रख दे तब भी नहीं चुका पाएगा। वो सच में फंस चुका है। मैं कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा पूरे मार्केट को देख रहा था। चारों तरफ रोशनी थी, लोग आ जा रहे थे और बहुत हलचल थी, लेकिन मेरे सामने चाचा का स्टॉल अजीब तरह से खाली लग रहा था। जियाउलिन बोला, बॉस अब मार्केट में सब कहते हैं कि असली मालिक आप है, आपके चाचा का जमाना खत्म हो गया। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। कल एक और किंग क्रैब का लॉट आएगा। अलायंस के मेंबर्स पहले ही 5 लाख युआन के ऑर्डर दे चुके हैं। अब ये मार्केट मेरा है। अलायंस 2 हफ्तों तक चला और सब कुछ बहुत स्मूथ रहा। मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली कैश फ्लो 4 लाख युआन से ऊपर स्थिर हो गया और मेरा मार्केट शेयर 60% तक पहुंच गया। उस दोपहर जब मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा था, अचानक ओल्ड चैन का कॉल आया। उसकी आवाज गंभीर थी। उसने कहा कि मौसम विभाग ने टाइफून की चेतावनी जारी की है। 3 दिन में एक सुपर टाइफून आएगा और समुद्र में मौजूद सभी जहाजों को
वापस पोर्ट पर आना होगा। इसका मतलब कम से कम 1 हफ्ते तक ताज़ा समुद्री माल की सप्लाई नहीं होगी। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा और मैंने तुरंत पूछा, क्या अभी भी माल उतारा जा सकता है? ओल्ड चैन ने कहा कि आज आखिरी दिन है, कल से सारे जहाज लौट आएंगे। उसने कहा कि उसके पास अभी एक लॉट बचा है और पूछा क्या मैं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं सब ले लूंगा और तुरंत आ रहा हूँ। फोन रखने के बाद मैंने जियाउलिन को बुलाया और हम तुरंत रेफ्रिजरेटेड ट्रक लेकर साउथ पोर्ट के लिए निकल गए। रास्ते में मैं हिसाब लगा रहा था कि टाइफून की वजह से मार्केट में सप्लाई खत्म हो जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर मैं पहले से ज्यादा माल जमा कर लूं तो मैं अलायंस के मेंबर्स की सप्लाई भी सुरक्षित रख सकता हूं और मार्केट को कंट्रोल भी कर सकता हूं। मैं शाम को साउथ पोर्ट पहुंचा। ओल्ड चैन और उसकी टीम जल्दी जल्दी माल उतार रहे थे। पूरा पोर्ट भरा हुआ था। मैंने बिना समय गवाए पूरा लॉट खरीद लिया और तुरंत 3 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। ओल्ड चैन ने कहा, ये टाइफून बहुत तेज आएगा, तैयार रहना। मैंने सिर हिलाकर कहा, सब कंट्रोल में है। हम रात में माल लेकर मार्केट वापस आए। रात के 11 बजे तक काम खत्म हुआ। मैं और जियाउलिन ने तुरंत माल को छांटना, पैक करना और स्टोर करना शुरू कर दिया। मैंने ध्यान से बैकअप जनरेटर भी चेक किया ताकि टाइफून के दौरान बिजली की कमी ना हो। अगली सुबह मार्केट में तूफान की खबर फैल गई। कई स्टॉल मालिक जल्दी जल्दी माल जमा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर जहाज पहले ही वापस आ चुके थे, इसलिए कोई माल मिलना मुश्किल था। जियाउलिन ने कहा, बॉस, मार्केट में सब लोग माल के लिए परेशान हैं और कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। मैंने जवाब दिया, चिंता मत करो। सबसे पहले हम अलायंस के मेंबर्स के लिए सप्लाई सिक्योर करते हैं, फिर देखेंगे एक्स्ट्रा माल का क्या कर। मैंने अलायंस के मेंबर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया। मैंने उन्हें बताया कि टाइफून आ रहा है और मार्केट कम से कम 1 हफ्ते तक सप्लाई से खाली हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले से ही इतना स्टॉक जमा कर लिया है कि उनकी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगे। कई छोटे व्यापारियों ने चैन की सांस ली। वो बोलते हैं, अरे तुम तो फ्यूचर का सोचकर चलने वाले हो, नहीं तो हम सबको दुकान बंद करनी पड़ती। मीटिंग के बाद बाकी स्टॉल ओनर्स मेरे पास हाई प्राइस पर माल खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। कहता है कि पहले अलायंस मेंबर्स प्रायोरिटी है। शाम को मुझे पता चला कि मेरा चाचा भी माल जमा कर रहा है। जियाउलिन ने बताया कि मेरे चाचा ने ब्याज पर लोन लिया है और छोटे पोर्ट से महंगा माल खरीदा है, ये सोचकर कि टाइफून के दौरान बड़ा प्रॉफिट कमा लेगा और अपनी हालत सुधार ले। मेरा दिल डूब गया। मेरा चाचा सब कुछ एक ही दाव पर लगा रहा था, लेकिन उसकी पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीन्स इतना लोड कभी हैंडल नहीं कर पाएंगी। अगर कुछ गलत हो गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। शाम के वक्त मैं खुद उसके स्टॉल पर, वो अपने वर्कर्स को डायरेक्शन दे रहा था कि माल कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट करे। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी मशीन्स फुल पावर पर चल रही थी और बहुत तेज आवाज कर रही थी। मैं सामने खड़ा उन पुरानी मशीन्स को देख रहा था और मन में अजीब सा बुरा एहसास हो रहा था। जियाउलिन पास आता है और धीरे से बोलता है, बॉस, तुम्हारे चाचा ने कम से कम 5 लाख का माल जमा किया होगा। क्या उनकी पुरानी मशीन्स ये सब झेल पाएंगी? मैंने सिर हिला दिया बिना कुछ बोले। उस रात मैं वापस अपने कोल्ड स्टोरेज का पूरा सिस्टम चेक करता हूँ। रेफ्रिजरेटर सही चल रहे थे, टेम्परेचर स्टेबल 5 डिग्री सेल्सियस पर था, बैकअप जनरेटर रेडी था। मैंने एक्स्ट्रा छोटे जनरेटर्स भी रेडी रखे। रात के 12 बजे मैं वेयर हाउस के गेट पर खड़ा आसमान देख रहा। काले बादल जमा हो रहे थे और हवा तेज हो रही। वेदर फोरकास्ट कहता था कि टाइफून परसों सुबह तक लैंडफॉल करेगा। हवा की स्पीड बहुत हाई होगी। मेरे सामने मेरे चाचा का स्टॉल अभी भी रोशन था। ग्लास के थ्रू वो अकेला बैठा था, अपने माल को देखते हुए, उम्मीद भरी मुस्कान के साथ। वो सोच रहा था कि ये टाइफून उसके लिए नई शुरुआत है, बिना ये जाने कि ये उसकी बर्बादी भी बन सकता है। अगला दिन टाइफून और पास, आसमान बिल्कुल भूरा हो, हवा बहुत तेज चल रही थी और मार्केट के कई स्टॉल्स जल्दी बंद होने लगे। मैं जियाउलिन को बोलता हूँ कि सब इक्विपमेंट एक बार और चेक कर, ताकि कुछ भी फेल ना। अलायंस मेंबर्स भी टाइफून के बाद ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो गए। शाम 4 बजे मुझे ओल्ड चैन का फोन आता है। वो बोलता है कि टाइफून एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुझे केयरफुल रहना चाहिए। उसके शिप्स ऑलरेडी पोर्ट पर वापस आ चुके और डॉक खाली था। मैं बोलता हूँ, टेंशन मत लो, मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। कॉल कट करने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा। आसमान और अंधेरा हो रहा था, हवा और तेज चल रही थी और पहली बारिश की बूंदें गिरने लगी। मैंने देखा कि मेरे चाचा के स्टॉल में रेफ्रिजरेटर नंबर 3 की स्क्रीन ब्लिंक कर रही और टेम्परेचर अनस्टेबल हो रहा है। मेरे दिल में एक झटका लगा। मुझे अच्छी तरह पता था ये मशीन ये खराब होने वाली है। फिर टाइफून लैंडफॉल करता है। तेज आंधी और बारिश पूरे शहर को हिला देती है। बोर्ड्स उड़ जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं और मार्केट अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ कुछ इमरजेंसी लाइट्स चल रही होती। मैं और जियाउलिन कोल्ड स्टोरेज पर नजर रखते हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, टेम्परेचर स्टेबल था और बैकअप पावर रेडी था। जियाउलिन खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है, बॉस, लगता है तुम्हारे चाचा के स्टॉल में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं बारिश के पर्दे के पार देखता हूँ। उसका स्टॉल अंधेरे में था, सारी मशीन्स बंद थी और वो टॉर्च लेके इधर उधर भाग रहा था बैकअप पावर ढूंढने की कोशिश में, लेकिन उसने कोई तैयारी ही नहीं की थी। जियाउलिन बोलता है, बॉस, अगर लाइट नहीं आई तो अंदर का सारा माल खराब हो जाएगा। मैं चुप रहता हूँ और अपने सिस्टम पर ध्यान देता हूँ। टाइफून लगभग 6 घंटे तक चलता रहता है। धीरे धीरे हवा और बारिश कम होने लगती है, आसमान साफ होने लगता है और मैं बाहर निकलता हूँ। मार्केट तबाह हो चुका था, हर जगह मरा हुआ सी फूड पड़ा था, दूर से ही सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जियाउलिन बोलता है, बॉस, तुम्हारे चाचा का सब खत्म हो गया। 6 घंटे बिना बिजली के सारी मशीन्स बंद हो गई। 5 लाख का माल खराब हो गया। मैं देखने के लिए पास जाता। किंग क्रैब्स, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स और ग्रुपर्स सब सड़ी हुई मांस में बदल चुके थे। मेरा चाचा वहीं बैठा था, आंखों में खालीपन, जैसे उसकी रूह निकल ली गई हो। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, बस सर झुका लेता। मैं मुड़कर वापस चला जाता हूँ, बिना दोबारा पीछे देखे। जब मैं वापस वेयरहाउस आया, मैंने स्टॉक का हिसाब चेक करना शुरू किया। टाइफून के दौरान 0 लॉस हुआ था। सारा सी फूड बिल्कुल जिंदा था। मैंने तुरंत अलायंस के
मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि हम नॉर्मल सप्लाई दे सकते हैं। सुबह 10 बजे मार्केट धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन ज्यादातर स्टॉल्स को बिजली जाने की वजह से भारी नुकसान हुआ था और उनके पास बेचने के लिए माल ही नहीं था। सिर्फ मेरा वेयरहाउस नॉर्मल चल रहा था। जल्द ही पूरे मार्केट में सिर्फ मेरे पास ही स्टॉक बचा था। बड़े रेस्टोरेंट्स के बायर्स एक के बाद एक फोन करने लगे, पूछते हैं क्या मैं सप्लाई दे सकता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ, लेकिन प्राइसेस मार्केट के हिसाब से होंगे। टाइफून के बाद सी फूड की कमी हो गई, प्राइसेस बढ़ चुके थे। अलायंस मेंबर्स को प्रायोरिटी दी और उनके लिए सेम प्राइस रखा, लेकिन बाकी सब के लिए मार्केट रेट। उस दिन मेरा वेयरहाउस फुल भीड़ से भर गया। रेस्टोरेंट ओनर्स, रिटेलर्स और दूसरे स्टॉल ओनर्स सब माल लेने आए। मैं सबको ऑर्डर के हिसाब से सप्लाई करता हूँ, ध्यान रखता हूँ कि कोई भी ज्यादा स्टॉक न जमा करे या ब्लैक मार्केटिंग ना हो। शाओलिन एक्साइटेड होके बोलता है, बॉस आज की सेल्स 1 मिलियन क्रॉस कर गई। मैं कुछ नहीं बोलता, ये मेरा गोल नहीं था, लेकिन मार्केट का रूल ही ऐसा है, जो प्रिपेयर्ड होता है वही बचता है, जो नहीं होता वो खत्म हो जाता है। शाम 3:30 बजे कुछ क्रेडिटर्स मेरे चचा के स्टॉल पर आए। इतना सारा मरा हुआ सी फूड देखकर उनके चेहरे सफेद पड़ गए। एक क्रेडिटर उंगली दिखाकर बोलता है, ओल्ड लई पैसा कैसे चुकाएगा, ये सारी बेकार चीज की क्या वैल्यू है। मेरा चचा सिर झुकाए खड़ा था, बार बार बोलता है कि थोड़ा टाइम दे दो, वो पैसे चुका देगा। लेकिन क्रेडिटर्स ने सीधा कह दिया कि अगर 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में केस करेंगे और उसका स्टॉल जब्त कर लेंगे। मेरा चचा बिल्कुल टूट गया था, दीवार से लगकर खड़ा हो गया, बोल भी नहीं पा रहा था। शाओलिन बोलता है, बॉस तुम्हारे चचा का 5 लाख का माल गया और ऊपर से 1 मिलियन से ज्यादा का कर्जा, वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। मैं वेयरहाउस के गेट पर खड़ा सब देख रहा था, अंदर से बिल्कुल खाली, कोई इमोशन नहीं। रात को टाइफून कंप्लीटली खत्म हो गया और आसमान साफ हो गया। मैं मार्केट के गेट पर खड़ा सितारे भरा आसमान देख रहा था। इस टाइफून ने पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर बदल दिया था। मेरे सामने चचा का स्टॉल अभी भी जल रहा था। वो अकेला बैठा था उस सड़े हुए सी फूड के सामने बिना हिले। उसकी रेफ्रिजरेशन मशीन्स बिल्कुल खराब हो चुकी थी, स्क्रीन्स ब्लैक थी, रिपेयर का कोई चांस नहीं। मार्केट में लोग बातें कर रहे थे कि मेरा चचा खत्म हो गया। टाइफून से पहले उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लोन लिया, स्टॉक जमा किया और सब बर्बाद हो गया। अब वो सिर्फ लॉस में नहीं बल्कि कर्ज में भी डूब चुका है। अगले दिन ओल्ड चैन का फोन आता है। वो बोलता है कि टाइफून के बाद शिप्स फिर से समुद्र में जा रहे हैं और 3 दिन में नया माल पोर्ट पर आ जाएगा। वो पूछता है कितना माल चाहिए। मैं बोलता हूँ पहले से डबल प्रिपेयर करो, मार्केट में अभी शॉर्टेज है, डिमांड हाई है। फोन रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा मार्केट को देख रहा था। कई स्टॉल्स अपना नुकसान साफ कर रहे थे, कुछ परमानेंटली बंद हो चुके थे, लेकिन मेरा बिजनेस पहले से भी बेटर चल रहा था। शाम को मैं अंदर इन्वेंट्री चेक कर रहा था, तब शाओलिन आता है और बोलता है, बॉस तुम्हारे चचा बाहर खड़े हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं ऊपर देखता हूँ, ग्लास के उस पार मेरा चचा खड़ा था, बाल बिखरे हुए, चेहरा थका हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। मुझे देखकर उसके होंठ कांपने लगे। काफी देर बाद वो सिर्फ 2 शब्द बोल पाता है। मैं सिगरेट जलाता हूँ और चुप रहता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। मैं उसे देखता हूँ बिना जवाब दी। वो आगे बोलता है, टाइफून वाली रात मेरा सारा माल खराब हो गया, अब क्रेडिटर्स रोज आ रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट ले जाएंगे। मैं बिल्कुल फंस गया हूँ, क्या तुम अपने चचा की मदद नहीं करोगे, हम फैमिली हैं। मैं सिगरेट की राख झाड़ता हूँ और शांत आवाज में बोलता हूँ, चचा कितना कर्जा है। वो सिर झुकाए बोलता है, इंटरेस्ट के साथ 1.6 मिलियन। मैं कहता हूँ 1.6 मिलियन छोटी अमाउंट नहीं होती। वो आंखों में लालपन के साथ बोलता है, मुझसे गलती हुई थी पहले, 1,20,000 वाली बात मेरी गलती थी, अब तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, 1.6 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मुझे दे दो, मैं वापस कर दूंगा। मैं उसे देखकर बोलता हूँ, किससे चुकाओगे। वो थोड़ा रुककर बोलता है, मेरे पास अभी भी स्टॉल है, लोकेशन अच्छी है, मैं रिकवर हो जाऊंगा, फिर इंटरेस्ट के साथ सब वापस कर दूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और बोलता हूँ, सच में लगता है तुम रिकवर कर पाओगे। मेरा सवाल सुनकर वो चुप हो जाता है, शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। मैं आगे बोलता हूँ, चचा टाइफून से पहले वार्निंग आई थी, सबको पता था बैकअप जनरेटर रेडी रखना है, तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया बल्कि लोन लेकर और ज्यादा माल जमा कर लिया, ये तुम्हारी खुद की गलती थी। अब जब सब खराब हो गया तो मेरे पास पैसे मांगने आए हो, किस हक से। वो धीरे से बोलता है, हम फैमिली हैं। मैं सीधा जवाब देता हूँ, चचा जब तुम प्रॉफिट बांट रहे थे तब तुमने मुझे फैमिली नहीं माना। 365 दिन मैं तुम्हारे लिए काम करता रहा और तुमने मुझे सिर्फ 1,20,000 दिए, जैसे मैं सस्ता मजदूर हूँ। और अब जब तुम मुश्किल में हो तब याद आया कि हम फैमिली हैं। मेरा चचा वहाँ चुप खड़ा रह गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैंने सिगरेट बुझा दी और बोला, चचा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पैसे उधार देकर नहीं। मेरे चचा की आंखें चमक उठी। वो बोलता है, बताओ, बस मैं इस क्राइसिस से निकल जाऊँ, मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। मैं कहता हूँ, अपना स्टॉल मुझे ट्रांसफर कर दो और मैं 1.6 मिलियन देकर तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। मेरा चचा एकदम चुप हो गया, काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं उसे समझाता हूँ, अब तुम्हारा स्टॉल सिर्फ एक खोखला ढांचा है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम खराब हो चुका है, कस्टमर्स भी चले गए हैं, अगर मुझे नहीं बेचोगे तो क्रेडिटर्स कोर्ट के थ्रू वैसे ही जब्त कर लेंगे, बेहतर है मुझे बेच दो, कम से कम तुम कर्जा चुका पाओगे और जेल से बच जाओगे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपते हुए वो बोलता है, ये स्टॉल मेरी 10 साल की मेहनत का नतीजा है। मैं सीधा बोलता हूँ, मेहनत कर्जा नहीं चुकाती, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, या तो मुझे बेच दो और नई शुरुआत करो या फिर केस फेस करो, स्टॉल भी जाएगा और जेल भी जा सकते हो, डिसाइड तुम करो। मेरा चचा जम सा गया था, उसकी आंखों में गुस्सा था, थोड़ा सा नफरत भी, लेकिन आखिर में सब बेबस लग रहा था। वो धीरे से बोलता है, क्या प्राइस
प्राइस थोड़ा बढ़ा सकते हो? मैं सिर हिला देता हूँ। 1.6 मिलियन ही मार्केट प्राइस है। तुम्हारी करंट कंडीशन के हिसाब से ये ऑलरेडी अच्छा डील। काफी देर चुप रहने के बाद वो सिर झुकाकर बोलता है, मैं सोचूंगा। मैं कहता हूँ, चाचा क्रेडिटर्स ने तुम्हें 3 दिन दिए, आज ऑलरेडी सेकंड डे है, ज्यादा टाइम नहीं है। वो बिना कुछ बोले मुड़कर चला जाता है। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चलना धीरे हो गया था, जैसे एक ही रात में 10 साल बूढ़ा हो गया। उसी रात मुझे खबर मिलती है कि क्रेडिटर्स फिर उसके स्टॉल पर आए। इस बार कुछ आदमी भी लाए और सीधा अंदर का सामान उठाना शुरू कर दिया। बोलते हैं, कल तक पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में केस कर देंगे। मेरा चचा बस दरवाजे पर खड़ा देख रहा था, बिना कुछ कह पाए। अगली सुबह वो फिर आता है। इस बार उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होता है, स्टॉल का ओनरशिप सर्टिफिकेट। वो मेरे सामने काफी देर तक चुप खड़ा रहता है, फिर डॉक्यूमेंट मुझे देकर बोलता है, मैं मान गया। मैं डॉक्यूमेंट लेकर देखता हूँ और बोलता हूँ, चाचा आज शाम नोटरी के पास चलते हैं, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। वो सिर हिलाकर मुड़ता है, फिर अचानक रुकता है, पीछे मुड़कर बोलता है, तुम जीत गए। मैं कुछ नहीं बोलता, बस उसे जाते हुए देखता हूँ। उसी शाम ट्रांसफर कंप्लीट हो गया और मैं तुरंत रेनोवेशन शुरू कर देता हूँ। पुराना स्टॉल तोड़ दिया कोल्ड स्टोरेज एक्सपैंड करने के लिए। मैं वेयर हाउस के गेट पर खड़ा उस स्टॉल को देख रहा था जो अब मेरा होने वाला था। 10 साल पुराना बोर्ड अभी भी लगा था, लेकिन जल्द ही उसकी जगह IG फूड लिखा होगा। अगला दिन से ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। प्रोफेशनल टीम हायर की, चचा का स्टॉल और मेरा कोल्ड स्टोरेज मर्ज कर दिया, बीच की दीवार तोड़ दी, स्पेस तुरंत डबल हो गया। मैंने 6 नए इंपोर्टेड रेफ्रिजरेशन मशीन्स ऑर्डर किए, एडवांस टेम्परेचर कंट्रोल और बैकअप पावर के साथ। डिलीवरी के लिए 5 ट्रक्स का फ्लीट बना लिया। मार्केट में लोग बातें कर रहे थे। कोई बोलता है, ये आदमी बहुत रूथलेस है, अपने चचा को भी नहीं छोड़ा। कोई बोलता है, अगर चचा ने पहले इसे अच्छा ट्रीट किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। 1 हफ्ते बाद नया स्टॉल रेडी हो गया। 1000 M स्क्वायर का बड़ा स्पेस, 6 नए रेफ्रिजरेशन मशीन्स लाइन में, ट्रक्स गेट पर खड़े और सी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का बोर्ड धूप में चमक रहा था। ओपनिंग के दिन मैंने कोई सेरेमनी नहीं की, सिर्फ अलायंस मेंबर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया। लेकिन फिर भी पूरा मार्केट देखने आ गया। बॉस जैंग भी आया कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ। वो स्केल देखकर अंगूठा उठाकर बोलता है, सिर्फ कुछ महीनों में तुमने पूरा मार्केट इंटीग्रेट कर दिया, कमाल है। अलायंस मेंबर्स भी आए। 13 रिटेलर्स मुस्कुरा रहे हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारे साथ काम करके 2 महीने में उतना कमा लिया जितना पिछले साल भर में नहीं कमा पाए। मैं बोलता हूँ, सब मिलकर मेहनत करेंगे तो फ्यूचर और भी स्ट्रांग होगा। ओपनिंग के दिन ही डेली रेवेन्यू 1.5 मिलियन क्रॉस कर गया। सुबह से रात तक ऑर्डर्स चलते रहे। 5 डिलीवरी ट्रक्स बिना रुके चल रहे थे और हर क्लाइंट को टाइम पर माल मिल गया। शाओलिन एक्साइटेड होकर अकाउंट्स दिखाता है, बॉस इस स्पीड से इस महीने 3 मिलियन नेट प्रॉफिट क्रॉस कर देंगे। मैं सिर हिला देता हूँ। पिछले साल पूरा साल में जो प्रॉफिट था अब वो 1 महीने में आना पक्का था। मैं स्टॉल के सामने खड़ा पूरा मार्केट देख रहा था। जहाँ पहले मेरे चचा का स्टॉल था अब वो पूरा मेरा हो चुका था। उस रात मैंने अलायंस मेंबर्स और की एम्प्लॉइज को मीटिंग के लिए बुलाया। मैं बोलता हूँ, अगले महीने से मैं 20% रखूंगा और तुम लोग 80% लोग। सब शॉक हो गए। एक रिटेलर बोलता है, बॉस ये कैसे पॉसिबल है? आप माल भी देते हो, डिलीवरी भी और रिस्क भी लेते हो, 20% बहुत कम है। मैं कहता हूँ, भाई वन अब स्केल बड़ा हो गया है, वॉल्यूम भी हाई है, 20% कम नहीं है। तुम लोग ज्यादा कमाओगे तो मोटिवेशन भी ज्यादा रहेगा और सब मिलकर और ग्रो करेंगे। कुछ रिटेलर्स की आंखों में आंसू आ गए और वो बोलते हैं, तुम्हारे साथ काम करना सच में वर्थ। मीटिंग के बाद मैं स्टॉल के सामने खड़ा। मार्केट रोशनी से जगमगा रहा, लोग इधर उधर आ जा रहे थे, सब कुछ बहुत बिजी था। शाओलिन मुझे बताता है, बॉस आज तुम्हारे चाचा मार्केट आए थे, काफी देर तक गेट पर खड़े रहे, हमारे नए स्टॉल को देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले चले। मेरे चाचा ने वो 1.6 मिलियन लेकर अपना सारा कर्जा चुका दिया। लेकिन इस मार्केट में उनकी 10 साल की मेहनत की बुनियाद पूरी तरह खत्म हो चुकी। अब वो सिर्फ एक आम आदमी रह गए। अब वो पहले वाले एरोगेंट स्टॉल ओनर नहीं रहे। रात काफी हो चुकी थी। मैंने स्टॉल बंद किया और घर जाने के लिए निकला। मार्केट के गेट पर मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, मेरा चाचा। वो वहीं खड़ा था, अंदर की रोशनी और मेरे स्टॉल के बोर्ड को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी फीलिंग थी। मैं उसके पास जाकर चुप खड़ा हो गया। काफी देर बाद वो मुझे देखता है और धीरे से बोलता है, अच्छा काम करना। ये कहकर वो मुड़ गया और चला गया। अब उसमें वो पुराना जज्बा नहीं था। 1,20,000 से लेकर अब तक सिर्फ 3 महीने में मैंने पूरी गेम पलट दी। मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉल, सबसे स्टेबल सप्लाई, सबसे हाई क्वालिटी क्लाइंट्स, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। अब ये मार्केट मेरा था। साल खत्म होने वाला था। जब मैंने 1,20,000 से स्टार्ट किया था और आज पूरा मार्केट कंट्रोल कर लिया, लग रहा था जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। उस रात मैंने सब एम्प्लॉयज और अलायंस मेंबर्स को बुलाया। नए स्टॉल में 10 से ज्यादा टेबल्स लगाई गई। शाओलिन, ओल्ड चेन, ओल्ड हान, ओल्ड जाओ और 13 रिटेलर्स जो लोग मेरे साथ शुरू से खड़े रहे, सब वहां थे। मैं खड़ा हुआ, ग्लास उठाया और बोला, इस साल सपोर्ट के लिए सबका शुक्रिया। आज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का दिन है और मैं अपना वादा पूरा करूं। सबसे पहले शाओलिन को बुलाया। मैंने उसे एक रेड एनवेलप दिया, अंदर 2 लाख थे। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 12,000 पर मंथ थी। मैंने उससे बोनस का प्रॉमिस किया था और उसने काम भी परफेक्ट किया था। ये उसका हक था। फिर 13 रिटेलर्स को उनका शेयर दिया। अग्रीमेंट के हिसाब से 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन था। मेजर शेयर उन्हें मिला। हर एक को लाखों मिले, कुछ को तो 1 मिलियन से भी ज्यादा। शाओलिन और रिटेलर्स इतने इमोशनल हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। पहले वो दूसरों के लिए काम करते थे, पूरा साल मेहनत करके मुश्किल से 1 लाख कमा पाते थे और अब सिर्फ कुछ ही महीनों में कई सालों से ज्यादा कमा लिया। मैं बोलता हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँ। अगला साल और भी बेटर होगा। ओल्ड चैन और दूसरे बोर्ड कैप्टन्स भी आए। मैंने सबको गिफ्ट्स दिए उनके सपोर्ट के लिए। ओल्ड चैन मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तू लॉयल और हिम्मती लड़का है, हमने तुझे सपोर्ट करके गलती नहीं की। कुछ ड्रिंक्स के बाद माहौल
और वार्म हो गया। रिटेलर्स पुरानी बातें याद करने लगे, कैसे शुरू में मार्केट में कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता था। सब सोचते थे कि मैं इतना यंग हूँ, अपने चाचा को कैसे हराऊंगा। लेकिन कुछ ही महीनों में सब उल्टा हो गया। पार्टी खत्म हुई, रात काफी हो चुकी। मैं स्टॉल के सामने खड़ा था जब शाओलिन एक अकाउंटिंग बुक ला कर देता है। वो बोलता है, बॉस ओपनिंग से अब तक टोटल कैश फ्लो 23 मिलियन है और नेट प्रॉफिट 8.5 मिलियन। मैं नंबर्स देखते हुए सोचता हूँ, पिछले साल चाचा के साथ पूरा साल काम करके टोटल प्रॉफिट 2.85 मिलियन था और मुझे सिर्फ 1,20,000 मिले, और इस साल सिर्फ 3 महीने में नेट प्रॉफिट उससे 3 गुना ज्यादा। इस साल मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, रूल्स तभी काम करते हैं जब वो तुम्हारे हाथ में होते हैं। पहले कैपिटल उसका था, रिलेशंस उसके थे, डिसीजन भी वही लेता था। अब स्टॉल मेरा है, सप्लाई मेरी है, क्लाइंट्स मेरे हैं, डिसीजन भी मेरा है। लेकिन मैं अपने चाचा जैसा नहीं बनूं। वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करता था और आखिर में अकेला रह गया। मुझे उन लोगों को भी अर्न करवाना है जो मेरे साथ हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। शाओलिन मुझे बताता है, तुम्हारे चाचा अब एक छोटे रेस्टोरेंट में किचन में काम कर रहे हैं। स्टॉल ओनर से एम्प्लॉय बनना, ये चेंज सब हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन ये उसकी खुद की चॉइस थी। जैसे उसने मुझे ट्रीट किया था, अब वही उसे मिल रहा है। रात के 12 बजे मैं स्टॉल बंद करता हूँ। न्यू ईयर आने वाला है, मार्केट में पटाखे चल रहे हैं। मैं अपने 1000 स्क्वायर मीटर के स्टॉल के सामने खड़ा हूँ। 6 नए रेफ्रिजरेशन मशीन्स, 5 डिलीवरी ट्रक्स, 1,20,000 रुपीज से 8.5 मिलियन तक। एक एक्सप्लॉइटेड वर्कर से मार्केट का बिगेस्ट सप्लायर बनने तक सिर्फ 3 महीने लगे। सबसे बड़ा लेसन, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो तभी तुम सच में कॉन्फिडेंट होते हो। शाओलिन आता है और बोलता है, बॉस हैप्पी न्यू ईयर। मैं मुस्कुराता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। आसमान में रंग बिरंगे फायरवर्क्स फूट रहे थे, पूरा मार्केट रोशन हो गया था। मैं शांत दिल के साथ सब देख रहा था। अगला साल और बड़ा करना है, सिर्फ इस मार्केट नहीं, आसपास के शहरों तक बिजनेस एक्सपैंड करना है। लेकिन अभी बस घर जाना है, माँ के साथ न्यू ईयर रात का खाना खाना। मैं फोन निकालता हूँ और मैसेज भेजता हूँ, माँ कल घर आ रहा हूँ। रिप्लाई तुरंत आता है, ठीक है बेटा। माँ वेट कर रही। मैं फोन रख देता हूँ, स्टॉल बंद करता हूँ और गाड़ी चलाकर मार्केट से निकल जाता हूँ। रियर व्यू मिरर में मेरा बोर्ड चमक रहा था, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स होलसेल।